हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एग्जाम में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखने वाले हैं, यानी जिसे हम लोग पीवाईक्यूज के रूप में समझते हैं, उन पीवाईक्यूज के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके बारे में आज के सेशन में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि आप लोगों से एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न को पूछा जाता है। आने वाले टाइम पे ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है, या फिर एग्जाम का जो लेवल है वो किस तरीके के रहता है, एग्जाम में क्वेश्चंस के पैटर्न किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमाया जाता है। तो बहुत सी वेरियस चीजें हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और जितना आसान सा प्रश्न है उतने ही आसान से ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। बताएंगे एक बार सभी लोग कमेंट करके कि इस आसान से क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम लोग बात करें कि इस आसान से क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी 150 मिलियन। 150 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य से पृथ्वी या फिर पृथ्वी से सूर्य। देखिए, आप लोग जनरली पढ़ते होंगे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो आप लोग ये तो पढ़ते ही होंगे। लेकिन एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। क्या पूछा गया है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ऑप्शन डी, यानी सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो कितनी है। ठीक है, अब देखिए ये सूर्य है और ये आपको दिख रहा है पृथ्वी, ये सूर्य है, ये आपको दिख रहा है पृथ्वी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन जो है वो लगाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक 88 डेज टू द रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी ऐसा कौन सा प्लैनेट है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन 88 डेज का टाइम लेता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग सोलर सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? मरकरी, अर्थ, मार्स या फिर सैटर्न। बताएंगे सही आंसर क्या होगा चारों में से। तो अगर हम लोग इसके सही आंसर की बात करें, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इसके बारे में पता होगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? मरकरी, यानी बुध। बुध जो है इसका सही आंसर होगा। अगर सही आंसर की हम लोग बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जा रही है कि सूर्य की परिक्रमा, यानी आप सभी को पता है कि प्लैनेट्स, ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं सभी ग्रह। उनमें से एक हमारा अर्थ भी है, तो अर्थ भी यानी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो सबका अलग अलग टाइम है। जिस तरीके से अगर पृथ्वी की बात करें तो हम लोग जनरली ये मानते हैं कि पृथ्वी जो है वो 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। 365 दिन 6 घंटा है। ठीक है, 4 साल में वो 6 घंटा बढ़ के 24 घंटा होता है। फरवरी में एक दिन ऐड हो जाता है जिसे हम लोग लीप ईयर के रूप में समझते हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको पता होगी। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें मरकरी की, यानी बुध की, तो बुध जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ये है बुध। आप देखेंगे, चलिए पेन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में?
बुध के बारे में। ये आपको बुध दिख रहा होगा, ये है बुध, और ये जो बुध है सूर्य का, मरकरी, ठीक है, ये है बुध यानी मरकरी। तो बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना, 88 दिन, ठीक है। और सबसे कम समय, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है, या फिर सूर्य का चक्कर सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगाता है, तो वो होगा मरकरी यानी बुध। 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर जो है वो लगा देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, आरडी बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, बताएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि आरडी बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1922। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े होंगे तो आपने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा होगा। मोहनजोदड़ो के ऊपर एक मूवी भी आई है ऋतिक रोशन की, आई होप कि आप लोगों ने वो मूवी भी देखा होगा। तो मोहनजोदड़ो की खोज, सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि मोहनजोदड़ो की खोज, पेन ले लेते हैं, कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो आरडी बनर्जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कब, तो 1922 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1922। आरडी बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी, आरडी बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, 1922। क्लियर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आप मोहनजोदड़ो देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार का ये सिविलाइजेशन था और इसकी खोज जो है वो 1922 में किसके द्वारा, याद रखेंगे, आरडी बनर्जी के द्वारा। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। यानी ये पूछा रहा है कि जो स्टेट के गवर्नर होते हैं तो गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पता है कि गवर्नर के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन होता है क्या? नहीं होता है। गवर्नर को राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें राज्यपाल की, तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को, किसी भी स्टेट के गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो कि आपसे पूछा गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी सीएम, ऑप्शन सी पीएम, या फिर ऑप्शन डी सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताएंगे चारों में से सही आंसर क्या होगा, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, और जितने भी लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ दिलाया जाता है। यानी अभी पूछा गया था कि किसी भी गवर्नर को, किसी भी स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट। हम लोग देखें राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को नियुक्त करती है। अच्छा, शपथ कौन दिलाता है भाई? नियुक्ति तो हो गई, राज्यपाल की नियुक्ति हो गई। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट, ये है कहाँ पे? रांची में है, यानी झारखंड में है। तो अगर हम लोग बात करें झारखंड में है मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट, और इसी के राज्यपाल को अपॉइंट किया जाएगा, तो यहाँ के राज्यपाल अभी कौन है? संतोष गंगवार जी झारखंड के अभी राज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम पे। आगे जाके हो सकता है कि आप 6 महीने बाद वीडियो देखें, उस समय हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन अभी वीडियो बनाने के समय जो है झारखंड के गवर्नर है संतोष गंगवार जी। तो संतोष गंगवार जी को किनके द्वारा अपॉइंट किया गया होगा? संतोष गंगवार जी को किनके द्वारा नियुक्त किया गया होगा?
तो सिंपल सी बात है, संतोष गंगवार जी को नियुक्त किया गया होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन है प्रेसिडेंट भाई अभी? तो द्रौपदी मुर्मू जी है। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अपॉइंट किया गया होगा संतोष गंगवार को झारखंड के राज्यपाल के रूप में। ठीक है, फिलहाल अगर हम लोग बात करें कि संतोष गंगवार जी को शपथ किसने दिलाया, ओथ किन्होंने दिलाया, तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने किसी भी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। कौन? उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। जैसे झारखंड के राज्यपाल अगर अपॉइंट किए जाएंगे तो उन्हें शपथ दिलाएगा झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। बिहार के राज्यपाल को अगर अपॉइंट किया जाता है तो बिहार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अगर वेस्ट बंगाल का राज्यपाल किसी को अपॉइंट किया जाता है तो वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा किसी भी राज्यपाल को शपथ यानी ओथ दिलाया जाता है। यहाँ पे कहा है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्या होगा सही आंसर? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं कि अकबरनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था। अकबरनामा, जिसके बारे में अकबर के जीवनी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अकबर की क्या है, तो जीवन के बारे में, अकबर के लाइफ के बारे में बताया गया है। अकबरनामा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अकबरनामा। याद रखेंगे कि अकबरनामा की रचना किसके द्वारा किया गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर हम लोग बात करें अकबरनामा की तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। अकबरनामा की जो रचना है वो अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अकबरनामा की बात करें तो ये आप बुक देख रहे हैं, ये क्या है? बुक है। ठीक है, और इसमें अकबर के बारे में बताई गई है। और अकबरनामा जो किताब है वो किसके द्वारा? तो अकबरनामा जो लिखी गई है वो लिखी गई है किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो अकबरनामा अबुल फजल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी, यानी इन विच लैंग्वेज डिड महर्षि वाल्मीकि कंपोज रामायण। रामायण की जो रचना है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किस भाषा में किया गया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने रामायण देखा होगा। ठीक है, ऐसा आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो कि रामायण पढ़े होंगे, लेकिन रामायण सब लोगों ने टीवी में देखा जरूर होगा। उस रामायण की बात करेंगे तो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा ही रामायण की रचना की गई है, रामायण का लिखा गया है। तो अगर हम लोग बात करें रामायण की, तो रामायण की रचना किस भाषा में? रामायण की रचना की गई थी संस्कृत भाषा में। किसकी भाषा में? संस्कृत भाषा में, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत भाषा में रामायण की जो रचना है वो की गई थी। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप रामायण देख सकते हैं। अच्छा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी या फिर रामायण के रचनाकार कौन है। बहुत आसान सा आंसर होगा इसका, क्या होगा? महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचनाकार कौन? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान, इसका नारा किन्होंने दिया था, बोलेंगे सभी लोग जल्दी से बोलेंगे। जय जवान जय किसान किन्होंने दिया था, इसका सही आंसर क्या होगा, बताएंगे। अगर हम लोग बात करें जय जवान जय किसान की तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान और जय किसान का जो नारा है वो दिया गया था। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। तो ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार डे।
अच्छा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि बिहार दिवस यानी बिहार डे मनाया क्यों जाता है। तो जिस दिन बिहार की स्थापना की गई थी उस दिन को बिहार दिवस यानी बिहार डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आप बोलेंगे सर इतना तो समझ में आ गया कि बिहार की स्थापना जिस दिन की गई थी उस दिन को बिहार दिवस यानी बिहार डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो सर बिहार की स्थापना कब की गई थी, पॉइंट बनता है। बिहार की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी 22 मार्च को। अच्छा कब सर, कब, तो 22 मार्च 1912, कब, 22 मार्च 1912 को क्या किया गया था, बिहार की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912। ठीक है, आइए तो ये आप बिहार दिवस देख सकते हैं। ठीक है, तो बिहार दिवस की अगर बात करें 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है। किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री की बात की जा रही है। तो अभी हम लोग गवर्नर के बारे में देखें कि किसी भी राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है। तो किसी भी राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, अच्छा मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है भाई, मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, राज्यपाल। जैसे हम लोग अभी झारखंड के बारे में बात कर रहे थे कि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी हैं, तो इन्हें किन्होंने शपथ दिलाया होगा, जो भी झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उन्होंने शपथ दिलाया होगा। तो रिसेंटली झारखंड में इलेक्शन हुआ है 2024 में, आप सभी को पता होगा, और उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। हालांकि वही झारखंड के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, हेमंत सोरेन जेएमएम पार्टी के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। ठीक है, तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। तो हेमंत सोरेन को किन्होंने शपथ दिलाया होगा, हेमंत सोरेन को, तो झारखंड के जो गवर्नर हैं कौन है, संतोष गंगवार जी। तो संतोष गंगवार जी ने हेमंत सोरेन को क्या किया होगा, शपथ दिलाया होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी गवर्नर। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को उस राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा शपथ जो है वो दिलाया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर है, कोई दिक्कत है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती से किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था, यानी कौन से ईयर में जो है महात्मा गांधी के द्वारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बताएंगे कहां से। देखिए 2 पॉइंट यहां से निकल के आता है, चीजों को समझिए। सबसे पहले तो ये कि महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कहां से किया गया था, तो वो किया गया था साबरमती से। कहां से, साबरमती से। पहला इंपॉर्टेंट चीज, महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहां से शुरू किया गया था, तो साबरमती से। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहां से किया गया था, साबरमती से। अच्छा कब किया गया था, कब किया गया था, तो 1930 में किया गया था। कब, 1930 में। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी। कब किया गया था, 1930 में। कहां से किया गया था, साबरमती से। क्लियर, 3-4 पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। कब, कहां, कब, साबरमती, कहां से, सॉरी कब, 1930, कहां, साबरमती, किन्होंने, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी को, और इन्होंने साबरमती आश्रम से 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, चलो भाई। हाँ, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स प्रोड्यूस लीस्ट पोल्यूशन, यानी ऐसा कौन सा फ्यूल है, ऐसा कौन सा ईंधन है जो कि सबसे कम पोल्यूशन
पैदा करता है, पोल्यूशन उत्पन्न करता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा कि पेट्रोल और डीजल बहुत पोल्यूशन उत्पन्न करते हैं। अगर बात करें कोयला की, तो कोयला भी फ्यूल ही है, लेकिन वो भी जो है बहुत ज्यादा पोल्यूशन उत्पन्न करता है। अगर हम लोग बात करें किस चीज की, सीएनजी की, तो पेट्रोल डीजल के मुकाबले सीएनजी जो है थोड़ा कम पोल्यूशन करता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हाइड्रोजन एकदम ना के बराबर पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। कौन? हाइड्रोजन। क्या करता है? हाइड्रोजन एकदम ना के बराबर पोल्यूशन को प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूचर फ्यूल। एग्जाम में पूछा गया है, फ्यूचर फ्यूल किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, हाइड्रोजन। ऐसा कौन सा फ्यूल है जो सबसे कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो याद रखें हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। तो ये आप हाइड्रोजन देख सकते हैं, हाइड्रोजन को H2 से डिनोट किया जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम, लगभग ना के बराबर पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, याद रखें एक और पॉइंट, ठीक है, कि भारत का या फिर देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट कहां पे स्थापित किया गया है, कहां पे स्टेबलाइज किया गया है? क्या चीज? द फर्स्ट हाइड्रोजन इंजन प्लांट ऑफ इंडिया। भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट कहां पे? तो झारखंड के जमशेदपुर में। भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट स्टेबलाइज किया गया है झारखंड के जमशेदपुर शहर में। और ये जो हाइड्रोजन इंजन प्लांट है जो कि जमशेदपुर में स्थापित किया गया है, ये पूरे विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट है। द सेकेंड हाइड्रोजन इंजन प्लांट इन दी वर्ल्ड। कहां पे? इन जमशेदपुर। याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? तो बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आप देख पा रहे हैं, जो गाड़ियां हैं जो कि पेट्रोल डीजल से चलती है, कितनी पोल्यूशन जो है वो उत्पन्न करती है, इसीलिए हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा। आगे बात करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है केल्विन मान में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बताएंगे। हम लोग जनरली बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर की, तो हम लोग जानते हैं बॉडी टेम्परेचर को अलग अलग चीजों में। ठीक है, फ़ारेनहाइट में जानते हैं, उसके बाद सेल्सियस में जानते हैं कि सेल्सियस में हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, फ़ारेनहाइट में हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि केल्विन में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है? बताएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग फंस गए। अब आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है कि केल्विन में बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि सेल्सियस में कितना होगा तो आप लोग बता देते, लेकिन केल्विन बताइए। तो केल्विन में सही आंसर होगा ऑप्शन सी 310। क्या होगा? ऑप्शन सी 310 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी 310 केल्विन हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। कितना? 310 केल्विन। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, यानी राज्यसभा के मैक्सिमम मेंबर्स की बात की जा रही है कि राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम मैक्सिमम मेंबर्स की बात की जा रही है। तो अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा में जो सीट है वो कितनी सीट है? तो राज्यसभा में 250 सीट है। कितनी सीट है? 250 सीट है। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अधिकतम राज्यसभा में 250 सदस्य ही हो सकते हैं, 250 मेंबर्स ही हो सकते हैं। लेकिन मेंबर की बात करेंगे तो अभी राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में। अच्छा, इन 250 में से 238 का इलेक्शन होता है और 12 मेंबर्स को
प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, नामित किया जाता है। 250 में से राज्यसभा के 250 मेंबर्स में से 238 मेंबर्स का इलेक्शन होता है, यानी चुनाव होता है, और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, यानी क्या किया जाता है, नामित किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, यानी नॉमिनेट किया जाता है, तो 12 मेंबर्स को। ठीक है, अच्छा 245 है, तो 245 में 233 मेंबर्स का इलेक्शन हुआ है, 12 लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। अभी करंट टाइम पे यानी वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, लेकिन अधिकतम जो है वो 250 मेंबर्स हो सकते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है? चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 250 मेंबर्स यहाँ पे दी हुई है। अच्छा एक और चीज आप लोगों को बताना भूल गया, क्या कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल, उनका टेन्योर जो है वो 6 साल का होता है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर 6 साल का होता है, उनका कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है। याद रखें, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का आप सभी को पता होगा 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा की पूछे तो 6 साल होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष कोलकाता से नई दिल्ली राजधानी बनाया गया? आप सभी को पता होगा पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी, लेकिन कोलकाता से नई दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, कब स्थानांतरित किया गया, कब ट्रांसफर किया गया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आज के टाइम पे आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो नई दिल्ली। हमारे देश की राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली। तो पहले कोलकाता थी, अब है नई दिल्ली। कब ट्रांसफर किया गया? 1911। कहां पे है भाई ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1911। ठीक है, क्या होगा? 1911। कोलकाता से नई दिल्ली कब ट्रांसफर किया गया? तो 1911 में कोलकाता से नई दिल्ली जो है वो क्या किया गया, कैपिटल को ट्रांसफर किया गया। क्लियर है? तो आज के इस सेशन में हम लोग विस्तार पूर्वक 15 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। आई होप सो कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रश्न से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है।